मैं शारदा थानवी आज आपको अपने चैनल पर पढ़ा रही हूँ कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य की पुस्तक वितानवी एनसीईआरटी के अंतर्गत जो इस बार पाठ जोड़ा गया है भारतीय कलाएं, वो पाठ मैं पढ़ा रही हूँ आज आपको अपनी सरल भाषा में। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भारतीय कलाएं। कलाओं की अपनी भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं, वैसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसे किसी न किसी रूप में और नए नए तरीके से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है, चिड़िया की चहचहाट को गायक स्वरों में सजाता है, तो नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है, कभी चित्रों में तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में तो कभी संगीत में। यह कहने सुनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी नए नए तरीकों में लगातार जारी है। हमारा देश भारत उत्सव धर्मी देश है, मतलब हर चीज पर, हर त्योहार पर उत्सवों का आयोजन किया जाता है। विविधता हमारी पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विविध कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला, शिल्पकला, मतलब बहुत सी जो चीजें हैं वो हम अपनी हमारी संस्कृति में हम देखते हैं। आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं हैं। आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाओं को त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह, पूजा तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ी हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण ही भारत की विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि पर्वों, त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव ही एक और इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है, तो दूसरी ओर यही पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी भी है। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जनजातीय और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। बाद में चलकर जब इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गईं और तब हुआ दरबारी कला का विकास। दरबारी कला उसको कहते हैं जब जो आश्रित होते हैं वो राजा के अनुसार अपनी कला को उनके अनुसार ढाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाती है? दरबारी कला। और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंदी वे कलाकारों को अभिरुचियों के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते थे। इस तरह मंदिरों और महलों में विकसित होती हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गईं। गुप्त साम्राज्य में तो पराकाष्ठा पर पहुंच गई। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। मूर्ति कला का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो गुप्त काल को कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया। फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रहीं। आज की कलाओं की जड़ें लोक में ही हैं, चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला। शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी न खत्म होने वाला संवाद ही इनकी ताकत है। चित्रकला, चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जो कलाओं में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं चित्रकला को, प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है, जो अलग नहीं हो सकता। जब तक हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ति का माध्यम भी थी। जब मनुष्य संकेत मतलब जानता नहीं था तब पहले वो संकेत लिपि से कार्य करता था और उसके बाद में वो मतलब किस तरह समझाने लगा, वो चित्रकारी के माध्यम से अपने चीज को समझाने लगा, अपने जो मनोभावों को अभिव्यक्त करने लगा। प्रागैतिहासिक समय से अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। ये गुफाओं में मिलते हैं। जो शैल चित्र होते हैं ये प्राकृतिक रंगों से बने हुए हैं और गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं।
इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां, शिकार, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीन परंपरा रही है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कलाकृतियों के लिए विख्यात हैं। चौथी से छठी सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहलाता है। अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों खोदी गईं। उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाघ और बादामी की गुफाएं भी इसी जमाने की हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्षक हैं कि वे आज तक के कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। ऐसा मानना है कि अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया है। 7वीं-8वीं सदी में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं तैयार की गई। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इन्हीं के बीच कैलाश का एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। इन मानुषी कला सृजन को देखकर आश्चर्य होता है। उन दिनों मनुष्य ने इसकी कल्पना कैसे की होगी और फिर उस कल्पना को साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा। लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी मिलती हैं। यह त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल के अद्भुत उदाहरण हैं। हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक स्थायी, जो कपड़ों, किताबों, लकड़ी के कागज पर किया जाता है, यानी कि लघु चित्र। एक स्थायी होता है जिसको कपड़ों पर, किताबों पर और लकड़ी या कागज पर बनाया जाता है। इनमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इनमें प्रयोग होने वाली सभी सामग्री प्राकृतिक ही होती है। इन चित्रों की विशेषता है कि इनकी विभिन्न प्रकार की शैलियां हैं। वनों, गांवों के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते थे। इसे किवाड़ पेंटिंग भी कहते हैं। इस चित्रकारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्त किया जाता है। उड़ीसा के पट्टचित्र कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया है। इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल, काले, नीले रंगों से उकेरते हैं। देखने की बात है कि गीत गोविंद के पदों को नर्तक ओडिसी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी बहुत प्रसिद्ध है। आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इन लोक कलाओं की बहुत मांग है। अस्थायी कलाओं में कोहबर, एपण, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएं काफी प्रचलित हैं। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार और उत्सवों से है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। वास्तव में उत्तराखंड में जिसे एपण कहते हैं उसे ही राजस्थान में मंडवा, गुजरात में सतिया, महाराष्ट्र में रंगोली, बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौकपूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। जो हम होली दीपावली पर मांडते हैं, घर के बाहर रंगोली सजाते हैं, उसको कहते हैं अपने। इनको सभी क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ये सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है। पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, इससे कहीं अधिक उसके बाहर भी है। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर की ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी जानने के बराबर है। उसे पूरी तौर पर समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन और जापान तक जाना चाहिए। तिब्बत और बर्मा और श्याम में फैलकर नए रूप धारण करते हुए और फुटकर नए सौंदर्य पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए। हमें कंबोडिया और जावा में इसके शानदार और बेमिसाल कारनामों को देखना चाहिए। यह सच है कि भारतीय कलाओं का विस्तार विश्व के अन्य भूभागों में भी हुआ, लेकिन उन कलाकृतियों के सृजन में क्षेत्रीय विशेषताएं हैं। गांधार शैली में बनी बुद्ध प्रतिमा और तिब्बत की शैली में बनी बुद्ध प्रतिमा में अपनी अपनी क्षेत्रीय पहचान स्पष्ट दिखाई देती है। संगीत कला, अब हम पढ़ रहे हैं संगीत कला के बारे में। भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। विद्वान लगभग 5000 ईस्वी वर्ष पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं। जो विद्वान मानते हैं लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के समय को क्या मानते हैं? वैदिक काल मानते हैं। इस समय में दो प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है, एक मार्गी तथा दूसरा देसी। मार्गी संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा था और नियम और अनुशासन से बंधा होता था। देसी लोक से जुड़ा था। लोक रुचि के अनुसार यह समूह में ही गाया जाता था। सामवेद में गाने के जो निर्देश दिए गए हैं उससे यह पता चलता है कि वैदिक महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चार के तरीके को ही साम कहते थे। हमारे यहाँ आगे चलकर संगीत का जो विकास हुआ इसकी जानकारी बहुत नहीं मिलती। उसका कारण यह भी है कि हम भारतीय दस्तावेजीकरण
नहीं करते थे। अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही सबसे प्रामाणिक ढंग से मिलता है। यह आज के शास्त्रीय संगीत से बहुत अलग नहीं था। अगर आपने वीणा पर दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ को सुना हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा और यह उसके कितना करीब था। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबद्ध है। भिन्न भिन्न समय के अनुराग राग भी अलग अलग हैं। जैन ब्रह्म मुहूर्त में भैरव मेघ राग का संबंध सुबह से, दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर से, तो कौशिक और हिंडोला रात में गाए जाते थे। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में कौन से राग गाए जाते थे? भैरव और मेघ राग। सुबह से सुबह सुबह। दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर में गाया जाता था और कौशिक और हिंडोला जो राग गाए जाते थे वो रात में गाए जाते थे। अगर आपने भारतीय परंपरा वाद्य यंत्रों को ध्यान से सुना और देखा होगा तो आपका ध्यान इस ओर गया होगा कि भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। वीणा है, जल तरंग है, रबाब है, दुतार है या बांसुरी। सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं। इन सब में प्रयोग की जाने वाली चीजें हमारे आसपास के रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली हैं। इस अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग है। यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य वीणा ही थी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पुरानी फिल्मों में गायक गायिका नाक से क्यों गाते थे? आज से 2000 साल पहले भी गायक नाक से गाना पसंद करते थे। इसका उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। संभवतः यह मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुंचने की कोशिश का प्रभाव था। ध्यान देने की बात है कि उत्सव और उल्लास भरा संगीत भी धीरे धीरे नियमों से बंधा। इसका भी शास्त्र लिखा गया और बाद में चलकर एक शास्त्रीय परंपरा शुरू हुई। संगीत भी लोक से जुड़ा था। इसमें संस्कार गीत और ऋतु गीत भी खूब मिलते हैं। आपने गिरजा देवी की आवाज में मिर्जापुर की कजरी जरूर सुनी होगी। बच्चे के जन्म पर उत्तर प्रदेश का सोहर और विवाह के गीत भी सुने होंगे। जो सोहर गाया जाता है वो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है और कहाँ गाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। हर एक वस्तु का स्वागत गीतों से किया जाता है। बंगाल में वर्षा मंगल, वसंतोत्सव, ग्रीष्मोत्सव गीतों के बिना कहाँ संभव है। मध्यकाल तक आते आते अन्य कलाओं की तरह संगीत भी व्यावसायिक हुआ, पर भारत का सबसे अच्छा समय वह था जब संगीत मनुष्य के जीवन का जरूरी अंग था। ऐसी कई कहावतें भी मिलती हैं। नृत्य कला। भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आए हैं। पहले के नर्तक और आज के नर्तक भी भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन करते हैं, जिसका आधार है अभिनय। इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही रहा है। नाट्य शास्त्र में नृत्य दो शब्द मिलते हैं। ये दोनों अभिनय के ही अलग अलग रूप हैं। नृत्य यानी अभिनय, इसमें शब्द और भंगिमा महत्वपूर्ण होती है। नृत्य में भाव और भंगिमा महत्वपूर्ण होते हैं। भारत लोक नृत्यों से समृद्ध रहा है। हर राज्य में के अलग अलग समुदायों की अपनी कलाएं रही हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई हैं। जीवन में जितने अनुष्ठान हैं उन सब से नृत्य कलाओं का भी संबंध है। खेती से जुड़े समुदाय के जीवन में ऋतुओं का बदलना, फसलों की बुआई या कटाई सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। ऋतुओं का बदलना उनके पांवों को चंचल कर देता है। वर्षा होती है तो उनके पांव थिरक उठते हैं। भारत के हर राज्य में यही भाव मिलते हैं। कश्मीर से दार्जिलिंग तक तथा समूचे हिमालय क्षेत्र में एक और शस्त्रों और युद्धों को नृत्य कला शालीनता से प्रस्तुत करते हैं, तो दूसरी ओर गेहूं की फसल बोने को भी एक उत्सव बना देते हैं। सभी लोक नृत्यों में एक गोलाई में नर्तक हाथ में हाथ मिलाए तरह तरह के करतब दिखाते हैं। पंजाब की महिलाएं गिद्दा करती हैं। राजस्थानी महिलाएं अपनी ओढ़नी से चेहरे को ढककर घूमर करती हैं। गुजरात में डंडियों के सहारे स्त्रियां गरबा करती हैं। पुरुष भी डांडिया रास करते हैं, जो गरबा का ही एक और ऊर्जा भरा रूप है। महाराष्ट्र के मछली पालन से जुड़े समुदाय हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर एक पिरामिड सा बना लेते हैं। महाराष्ट्र का लावनी नृत्य अपनी अद्भुत ऐन्द्रिक आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। मैसूर में डोडवा कबीले के लोग बालाकल नृत्य करते हैं। इसमें रंगीन वेशभूषा के साथ साथ हाथ में तलवारें होती हैं। केरल के कुरुवांजी नृत्य को भरतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। गुजरात का टिप्पणी नृत्य भी समूह के साथ होता है। यह फसल की कटाई के बाद खलिहान में किया जाता है। लोक नृत्यों में भी निकोबारी अंडमान निकोबार से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश में निशी, असम का बिहू, आंध्र प्रदेश का कोलहम, तो वहीं पंथी और राउत छत्तीसगढ़ तथा झारखंड के लोक नृत्य हैं। गुजरात का गरबा और रास टिप्पणी, हिमाचल का नागमेन और किन्नौरी, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड का छाओ उल्लेखनीय है। अलग अलग राज्यों के ये नृत्य भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, पर इनमें एक समानता भी है। ये सभी नृत्य समूह में होते हैं। सभी का प्रबंध प्रकृति और जीवन से है। सभी में पुरुष
सभी में स्त्री पुरुष एक साथ मिलकर नाचते हैं। राज्य की सीमाएं भला कला को कैसे बांध सकती हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि नृत्यों का संबंध विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों से भी है, पर यह किसी एक धर्म में नहीं बल्कि लगभग सभी धर्मों में दिखाई पड़ता है। भारतीय लोग इसी तरह थिरकता हुआ कब शास्त्रों और नियमों में बंधा, यह ठीक ठीक तो नहीं कहा जा सकता, पर इसका भी आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही है। विद्वानों का यह मानना है कि लोक नृत्य से ही शास्त्रीय नृत्य विकसित हुआ है। भारतीय नृत्य को देखकर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यह सिर्फ हाथ और पैर की गति से जुड़ा हुआ है। अगली बार आप ध्यान से देखिएगा कि भारतीय नृत्य में सभी अंगों की गति लय महत्वपूर्ण है। भारतीय नर्तकों को आंख, बाहों या फिर नासिका के माध्यम से ही खुशी, दुख, क्रोध, विभत्स आदि भावों को अभिव्यक्त करने में महारत हासिल है। इन्हीं भाव भंगिमाओं के जरिए महाभारत और रामायण जैसी कथाओं तक को कह देने की परंपरा नृत्य कला में मिलती है। भारतीय नृत्य का सबसे आकर्षक रूप है हाथों की विभिन्न मुद्राएं। इसके माध्यम से मनुष्य के भावों को लेकर जानवरों के भावों तक को दिखाया जा सकता है। इन शास्त्रीय नृत्यों में मुख्य रूप से केरल का कथकली, मोहिनी अट्टम, उत्तर प्रदेश का कथक, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, कर्नाटक और तमिलनाडु का भरतनाट्यम मौजूद है। असम के सत्रिय को भी शास्त्रीय नृत्यों में शामिल किया गया है। इन सभी का संबंध किसी न किसी राज्य और उनकी परंपराओं से है। चूंकि इस नृत्य को सीखने के लिए बहुत साधना की जरूरत थी, इसलिए ज्यादातर व्यवसायिक ही सीखते थे। यह संदर्भ भी आता है कि बाद में चलकर महलों में राजकुमारी और राजकुमार भी नृत्य करते थे, पर सार्वजनिक रूप से नहीं। शास्त्रीय नृत्यों के स्वरूप में बहुत परिवर्तन हुआ है। वर्तमान समय में इन्हें देखकर 200-300 साल प्राचीन नृत्य कला से भी इन्हें पूरी तरह नहीं जोड़ा जा सकता। भारतीय कलाएं लोक से शास्त्रीय रूप तक अचानक नहीं पहुंची हैं। वर्षों इनके बीच संवाद होता रहा है। आज के मंचों या फिल्मों में जो संगीत या नृत्य मिलता है, उनमें दोनों का मिला जुला रूप अधिक दिखाई पड़ता है। हमारा ध्यान इस पर भी जरूर जाना चाहिए कि हर एक राज्य में सभी कलाओं के बीच भी एक अंतर संबंध दिखेगा। उत्तर भारत में बांस नृत्य, बांस क्राफ्ट कला या फिर बांस के वाद्य यंत्र इसके उदाहरण हैं। ध्यान देने की बात यह भी है कि सभी कलाएं धीरे धीरे समूह से व्यक्ति कला का रूप धारण करती गई हैं। इसका कारण निश्चित रूप से व्यवसाय भी रहा। सभी लोक नृत्यों में साथ साथ एक ताल में पैरों का उठना, हाथों का एक दूसरे से जुड़ना अपने आप में भारत की अद्भुत साहचर्य और प्रेम भावना के संकेत हैं। क्या यह अनायास रूप से कलाओं में आया होगा? समूचा मानव जीवन, समूची प्रकृति क्या अनायासी कला के विषय बने होंगे? इनका संबंध भारत की प्रेम भावना के साथ साथ भारतीय संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भी अवश्य होगा। यही कारण है कि यहाँ की कलाओं का मुरीद आज पूरा विश्व है। तो आज हमने पढ़ा है कक्षा 11th की वितान, जो पूरक पुस्तक है हिंदी अनिवार्य की, उसका जो 4th लेसन है भारतीय कलाएं, वो पढ़ा है। इसकी व्याख्या मैंने आज आपको अपने पूरे वीडियो में बताई है, सुनाया है ये पाठ पूरा पढ़ करके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लाभ आप जल्दी से जल्दी उठा सकें। और इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है उसका 2nd वीडियो में आपको जल्दी उपलब्ध कराऊंगी। आज के लिए नमस्कार।